हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली आप कैसे किस बेसिस बोल सकते हो दैट फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। हम जब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो अगर हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज देखें दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग एंड देन अ फीडबैक। और एक तरफ में होता है सेंडर्स और एक तरफ पे होता है रिसीवर। जैसे मान लीजिए मैं आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन ही चल रहा है, बिकॉज आप इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। इस कम्युनिकेशन में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप दूसरे एंड पे हो जो कि सुन रहे हो इस चीज़ को। अब हम इस चीज़ को टू वे कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, आप इस वीडियो को देखोगे तो उसके नीचे आप कमेंट्स पुट कर सकते हो कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा, आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे इस वीडियो में क्या अच्छा किया जा सकता है, आपको किस चीज़ की नीड है। जब हम इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और वो क्या हो जाएगा एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें जो मैंने आप तक पहुंचाया है आपने उसमें मेरे को फीडबैक दिया है कुछ। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन जहां पे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं और आप उस चीज़ को लेके मुझे फीडबैक दे रहे हो। अब फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, मान लीजिए आपने किसी बिजनेस की एक ऐड देखी, तो बिजनेस आपसे क्या चल रहा है, आपने ऐड दिखा दी, अब वो चाहेगा कि आप जाके उसकी प्रोडक्ट को परचेज करो या फिर उसके प्रोडक्ट को आप सर्च करो। बेसिकली उसके प्रोडक्ट के साथ में या सर्विस के साथ में आप किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट करो। जब तक आप उसको कुछ फीडबैक नहीं दोगे तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है या नहीं है और उसमें वो किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकता है। दैट इज वाई फीडबैक इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप और अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूज एंड डोंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। अब यहाँ से आप दोनों तरीके के क्वेश्चन याद रखना कि आपको बिजनेस लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है और उसके डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए बिजनेस लेटर में। तो आप सबसे पहले जाके हमारे मेन वीडियो में बिजनेस लेटर का फॉर्मेट देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको बिजनेस लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जो डू है कि आपको अबाइड करना है विद द बिजनेस लेटर फॉर्मेट। जिस तरीके का एक फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है। अब बिजनेस लेटर में सबसे पहले आता है आपका मतलब बेसिक डिटेल्स आएंगी पहले आप में आपकी, जिसमें आपका एड्रेस रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसमें डेट रहेगी और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा दैट इज सब्जेक्ट। आप में उसको सब्जेक्ट जो लिखना है वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट मैक्सिमम जाना चाहिए 5 to 6 वर्ड तक। तो आप क्या करोगे अपने पूरे, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ बिजनेस लेटर लिख रहा हूँ मैं चीफ मिनिस्टर को रिगार्डिंग द बजट, जो 1 मार्च को बजट आने वाला है उससे रिगार्डिंग मेरे को उनको कुछ सजेशंस देनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं उनको कुछ फीडबैक्स देना चाहता हूँ पिछले ईयर से रिलेटेड। तो जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो 3 से 4 वर्ड या मैक्स टू मैक्स जाएगा 5 से 6 वर्ड में कि वो किस रिगार्डिंग है, ताकि जब आप किसी को भेज रहे हो, अब मान लो उस सामने वाले पर्सन को एक दिन में 100,000 मेल्स आ रहे हैं या फिर लेटर्स आ रहे हैं, तो एक एक को इंडिविजुअली नहीं रीड कर सकता है, तो वो पहले सब्जेक्ट पढ़ेगा और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आगे आपका लेटर पढ़ने की वो कोशिश करेगा। उसके बाद आप उसमें सैल्यूटेशंस दोगे, अपने आप रिस्पेक्ट शो करोगे। अब अगर आप किसी बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल राइट इट टू सम डेलीगेटरी पर्सन, और मान लीजिए आप जैसे स्कूल कॉलेज में हो तो आप अपने डायरेक्टर को लिख सकते हो। आप अगर एज अ सोसाइटी अगर आप बात करें तो आप अपने लोकल एरिया के हेड को लिख सकते हो, आप एमएलए को लिख सकते हो, आप सीएम को लिख सकते हो, आप कंट्री के पीएम को लिख सकते हो, या फिर अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आप अपने कंपनी हेड को लिख सकते हो, आप अपने मैनेजर को लिख सकते हो। सो आपको वो उसमें मेंशन करना रहेगा कि आप किसको लिख रहे हो और उसको प्रॉपर सैल्यूटेशंस देने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप बिजनेस लेटर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप उसको 2 से 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो, और वो 2 से 3 पैराग्राफ जो होंगे वो मैक्सिमम 4-4 लाइन के होने चाहिए, जिसमें कि जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करोगे। आपका प्रोडक्ट या सॉरी आपका लेटर किस रिगार्डिंग में है, आप उसके लिए 3-4 लाइन में उसका क्रिस्प शॉर्ट नोट डाउन करके लिख दोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसमें डिटेल समरी दोगे कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी, कुछ उसके एग्जाम्पल दे सकते हो और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, स्कूल को क्या करना चाहिए। आप जो भी उन्हें सॉल्यूशंस दे रहे हो आप उसमें वो सॉल्यूशंस लिखोगे और फिर लास्ट पैराग्राफ में आप उस चीज़ को कंक्लूड करोगे और उनको थैंक करोगे कि आपने इसको टाइम दिया, आपने उस लेटर को पढ़ा, आपने उस मेल को पढ़ा, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो वो भी आप उस कंक्लूजन में लिख सकते हो। अगेन आप उसको कंक्लूड करने के लिए अपना नाम उसमें लिखोगे, अगर
आप कंपनी के पर्सन हो तो आप उसमें अपने डेजिग्नेशन लिखोगे और उनको फिर ऑब्वियसली आप जब लेटर सेंड करोगे तो आप एंड में ये चीज़ देखना कि आपने जो वर्ड्स लिए हैं उसमें कोई भी अब्यूजिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जो लेंथ है पूरे लेटर की वो मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज तक जाना चाहिए। ओनली इफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस आर वेरी लेंथी, अदरवाइज उसको क्रिस्प एंड शॉर्ट रखोगे, 1 पेज का मैक्सिमम। उसमें भी आप पैराग्राफ वाइज उसको डिवाइड करोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दो 10 लाइन का और सब एक साथ लिख दो, तो उससे क्या सामने वाला पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाता है। एक तो नीट एंड टाइडी होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप नहीं करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ होते हैं जो कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट हम उस स्मार्ट दिखने के लिए हम कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जिसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है। सो आप ग्रामर के ऊपर ध्यान दीजिएगा अपना, और जो वर्ड जो आप वोकैबुलरी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे 6 to 8 पीपल लोग, मतलब जनरली 6 to 8 लोग मिलके, डेलीगेटरी पर्सन हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो सब मिलके किसी एक प्रॉपर एजेंडा या किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला ही फीचर जो ग्रुप डिस्कशन का होता है कि एक ग्रुप डिस्कशन का कुछ ना कुछ फीचर होना चाहिए और उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है बजट, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब सब मिलके उसी के ऊपर डिस्कशन करने की बजट क्या है, जीएसटी के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, आपका डिमोनेटाइजेशन के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, आपका यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, आपका कोविड के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। बट कोई भी जो डिस्कशन हो रहा है उसके लिए आपको एक टॉपिक के ऊपर अलाइन करना है, उस ऑब्जेक्टिव से आपको कहीं नहीं जाना है। दूसरा इसका फीचर होता है कि सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, उसमें पार्टिसिपेशन लें। क्योंकि अगर सिर्फ 2 या 3 लोग मिलके ही डिस्कशन करेंगे तो उसको फिर हम डिस्कशन क्यों बोल रहे हैं, फिर आप तीनों अपना ग्रुप बना लीजिए एक डिफरेंट और उसमें बात कर लीजिए। अगर प्रॉपर्ली ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जिसमें कि 6-7 लोग हैं तो सबको ही अपना कुछ ना कुछ उसमें फीडबैक देना चाहिए, कुछ अपने नॉलेज शेयर करना चाहिए। सब उसमें सिर्फ सुनने नहीं बैठे, कुछ लोग बोलने के लिए बैठे हैं, तो सबको बोलने का मौका देना चाहिए। अगेन वो अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है आप उसी में उसको बिना उसने सेंटेंस कंप्लीट करे आप उसको बोलना स्टार्ट कर दो। आप उसको तब रोकोगे जब वो कंटिन्यूस बोले जा रहा है। अगर कोई एक पर्सन 1.5-2 मिनट तक कंटिन्यूसली बोल रहा है तब आपको लगेगा कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तब आप उसको रोक के बोल सकते हो, बट वो उसका ड्रॉबैक है। आपको अपने अगर अपना ग्रुप डिस्कशन के स्किल्स अगर आपको इंप्रूव करने हैं तो आप किसी को भी बीच में मत रोकना, किसी भी पॉइंट के लिए आप किसी के भी अगेंस्ट मत जाना। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट का बेसिक डिफरेंस होता है कि आप सामने वाले के अगेंस्ट में नहीं हो, आप किसी टॉपिक को लेके फेवर में नहीं हो, आप किसी टॉपिक को लेकर अगेंस्ट में नहीं हो, आप एक हेल्दी डिस्कशन करने बैठे हो। आप जैसे मैं आपके साथ अगर जीएसटी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ तो जीएसटी के प्रोज भी हैं, जीएसटी के कुछ ना कुछ कॉन्स भी हैं, तो आप दोनों ही चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करोगे। बट जनरली एज अ सिंगल पर्सन अगर आप बैठे हो तो आप मोर और लेस आप किसी एक जगह पे अलाइन हो जाते हो, आप ज़्यादा प्रोज की तरफ फोकस करोगे या किसी ज़्यादा कॉन्स के ऊपर फोकस करोगे। बट अगर आपके किसी कलीग ने अगर कोई एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है जो कि आप नहीं बोलने वाले थे, आप फेवर में थे बट उसने कोई अगेंस्ट में कोई बहुत अच्छा पॉइंट बोला, तो आप उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप उस पॉइंट को अप्रिशिएट करते हुए फिर अपना पॉइंट को आगे ले जा सकते हो। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन और अ गुड डिस्कशन। नेक्स्ट इज रेज्यूमे बिल्डिंग। अब जब आप रेज्यूमे बिल्ड करने जाते हो तो रेज्यूमे में सबसे पहले तो आपके बेसिक्स होना चाहिए कि आपने क्या क्वालिफिकेशंस करी हैं। तो आप अपना पूरा एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक आप टेबल बना सकते हो। आप ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें थ्योरी ना हो, आप उसको कीवर्ड्स में कंप्लीट कर दो। एक टेबल जैसे आपने बना लिया आपने रेज्यूमे बिल्डिंग में, जिसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, जिसमें आपका 10th आ जाएगा, 12th आ जाएगा, ग्रेजुएशन आ जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा। ये आपने चारों कहाँ से किए हैं, कौन से ईयर में किए हैं और उस टाइम पे आपका क्या परसेंटेज था। अगर कुछ अभी परस्यूइंग है तो आप उसमें परस्यूइंग लिख सकते हो। कौन सा आपके स्पेशलाइजेशन थे ये भी आप उसमें चूज करोगे। नेक्स्ट उसमें आप मूव करोगे जब, तो उसमें आप लिखोगे कि आपने अगर आप रिसेंटली कहीं पे काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो उसमें अपने इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। अब इंटर्नशिप में क्या बताने लायक होता है कि आपकी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, किस पोजीशन पे आप इंटर्न कर रहे हो। मतलब बेसिकली आपकी पोजीशन इंटर्न ही होगी, बट किस फील्ड में, जैसे कि मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो, आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, आप एचआर में काम कर रहे हो, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आप टर्म ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर सकते हो और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखोगे कि उस कंपनी में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका क्या काम है। जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप क्या क्या काम करते हो। आप एसईओ का काम करते हो, या फिर आप पोस्टिंग का काम करते हो, या फिर आप
कंटेंट राइटिंग का काम करते हो या फिर आप कीवर्ड्स को सर्च करने का काम करते हो या जस्ट बेसिक रिसर्च करते हो, सो वो आप क्या क्या काम करते हो वो एक एक कीवर्ड्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगेन डू नॉट गो फॉर द थ्योरी, आप पूरे सेंटेंसेस बना के नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर आप मूव करोगे अपने प्रीवियस सर्टिफिकेशंस के ऊपर। जैसे आपने मान लीजिए आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसेंटली आपने क्या काम किया है। जैसे आपने हो सकता है कॉलेज में आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ हो, कंपटीशन हुआ हो, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, आपने बिजनेस प्लान कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। तो जो जब आप अपना पूरा कंसाइज में आप अपने अचीवमेंट्स लिख दोगे, उसमें अपने हॉबीज़ लिख दोगे, उसके बाद फिर आप अपनी वहाँ पे प्रोफाइल लिखोगे। प्रोफाइल में बेसिकली आप अपने बेसिक डिटेल्स देंगे, अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देंगे, एंड दैट विल बी एंड ऑफ द योर रेज्यूमे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज द इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप किसी भी तरीके से, मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और इस कंपनी के CEO, लेट सपोज कि आपको CEO की सैलरी पता चल गई है, तो अब आप उस सैलरी को अपने कलीग्स के साथ में बता रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, और इस तरीके से वो वर्ड टू वर्ड स्प्रेड होते जा रही है। मतलब मैंने अपने दोस्त को बताया, फिर दोस्त अपने दोस्त को बताएगा, तो इस तरीके से वो पूरी कम्युनिकेशन में फैल जाएगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसका है ना कोई बैकअप नहीं होता है, आप इस डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कहीं से प्रूवन नहीं है, ये बस एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके की गैदरिंग पे होती है। अब ये कुछ एक छोटे से ग्रुप में भी हो सकती है। मान लीजिए आपका एक कॉलेज है, उस कॉलेज में आपके कुछ दोस्त होंगे जिनके साथ आपका ग्रुप होगा, उन सबके बीच में एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर आप पूरे ग्रुप में किसी भी तरीके से सर्कुलेट कर सकते हैं। बेसिकली कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन करते हैं। तो जनरली जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो आप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपसे ना एक्सपेक्ट किया जाएगा आप किसी भी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पार्ट बने, आप किसी इनफॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप का पार्टिसिपेट करें जिसमें कि आप बिजनेस से रिलेटेड आप बातें करते हैं, बट इन अ वेरी इनफॉर्मल वे। जैसे कि लेट सपोज कि किसी का है ना इस साल प्रमोशन होने वाला है, तो आपने पहले ही स्प्रेड कर दिया है कि यार जो मेरा एक सो एंड सो कलीग है, इसका बॉस के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ये उनके साथ में मतलब ऑब्वियसली उसी को प्रमोशन मिलेगा या फिर उसको बोनस मिलने वाला है। तो इस तरीके की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको अवॉइड करनी चाहिए। लास्ट इज द नोट ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में सिर्फ एक सेंडर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें रिसीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसीवर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो कितना इफेक्टिव लिसनर है। मतलब लिसनर इन द सेंस कि जब आप मान लीजिए मेरे को सुन रहे हैं, अब मेरे को सुनने के साथ साथ उस पर फीडबैक दीजिए। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मतलब व्हाट्सएप चला रहा हूँ, सो दैट इज अ वेरी बैड इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी जीडी में बैठे हो तो आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाइए। अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो अगेन इंटरव्यू चलते टाइम आपका एक तो मिनॉक्सिस अच्छा होना चाहिए, आपकी पैरा लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। मतलब जब मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर ऐसे ऐसे अपने हाथ को करता रहूँ और फिर आपको पढ़ाता रहूँ तो उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा कि ये सर इधर उधर हाथ क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपकी इफेक्टिव लिसनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखना चाहिए और जो सेंडर है उसको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो ये एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझसे आप ओकेजनली आप मुझसे आई कॉन्टैक्ट बनाइए, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली भी नहीं कि आप मेरे को घूर रहे हैं, आप मेरे साथ बीच बीच में, मतलब जैसे अगर मेरी क्लास चल रही है जिसमें 20-30 बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं सबके साथ एक एक करके आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। मैं अगर जीडी में बैठा हूँ तो जीडी में जितने ही मेरे साथ में मेरे कलीग्स बैठे हुए हैं मैं सबके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। जो बोल रहा है उसको मैं सुनने की कोशिश करूंगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत ही मतलब उसका टोन अच्छा है, उसकी वॉइस अच्छी है और उसका जो बोल रहा है वो बहुत मीनिंग और लॉजिकल है, तो आप अपने बॉडी एक्सप्रेशंस में या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज आप शो कर सकते हो दैट जो आप बोल रहे हो उससे मैं एग्री करता हूँ। बट अगर कोई बहुत ही गलत बोल रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या फिर बिल्कुल ही इनफॉर्मल वे में बात कर रहा है, तो वो भी अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर अपने फीडबैक के थ्रू उसको बता सकते हैं दैट दिस कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग गुड। सो टू मेक इट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ लिसनर ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आप उसको प्रॉपरली फीडबैक कीजिए, आप उसको प्रॉपरली उसको नोट डाउन कीजिए और फिर उसके साथ साथ मतलब अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उस क्वेश्चन के आप जवाब दीजिए और साथ ही साथ आप उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो इंटरैक्टिव बने। जैसे कि यहाँ पे जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं इसको इंटरैक्टिव नहीं बना सकता हूँ, बट अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे सामने बैठे हो, तो मैं उसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बना पाऊंगा और उससे आप भी ज़्यादा समझेंगे और मैं भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। सो दीज आर द 6 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेटिवली आते रहते हैं
सो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।